गाइस वेलकम टू द कॉन्सेप्चुअल्स। मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं सीएमआर 2017 का चैप्टर नंबर 10 माइंड वर्किंग्स का पार्ट 1। ठीक है, जिसमें कि हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। इसमें बहुत सारे नए रेगुलेशंस ऐड हुए हैं इस चैप्टर में, जिसके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रेगुलेशंस हैं। इसमें हमें रेगुलेशन नंबर 104 से, जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान है, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग, रिक्लेमेशन, स्पॉइल बैंक्स एंड डम्प्स, ट्रांसपोर्ट रूल्स एंड कोड ऑफ प्रैक्टिसेस, यहाँ तक तो आपको सारे नए रेगुलेशन दिखेंगे जो कि अभी अभी रिसेंटली 2017 में ऐड हुए थे। ठीक है, इसके बाद के रेगुलेशंस को हम अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक, इसमें रेगुलेशन नंबर 132 तक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या ये ओपन कास्ट माइंस है। ठीक है, जिसमें बेंचेस फॉर्म किए गए हैं। ठीक है, बेंचेस के फॉर्म में हम क्या करते हैं, ओपन कास्ट माइंस में अपना काम करते हैं। देखिए ये बेंचेस हैं। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिएगा कि एक बेंच को दूसरे बेंच से कनेक्ट करने के लिए जो रोडवे होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रैंप बोलते हैं। ठीक है, एक बेंच से दूसरे बेंच को कनेक्ट करने के लिए जो रोडवे होती है उसको हम रैंप बोलते हैं। और यहाँ पे आप अलग अलग टर्मिनोलॉजी जो कि ओपन कास्ट माइंस में यूज़ की जाती है, जैसे कि यहाँ पे ये आप देख सकते हैं क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट ऑफ बेंच किसे कहते हैं, बेंच के टो किसे कहते हैं। ठीक है, पिट क्या होता है, पिट फ्लोर क्या होता है, इसे कहते हैं बम। बम क्या होता है, बेंचेस के साइड्स में ऐसे हाई मिट्टी का ढेर लगा दिया जाता है, उसको बम कहा जाता है, ताकि जो ट्रक्स वगैरह उनको दिखाई दे कि हाँ ये कॉर्नर्स हैं। ठीक है, बेंच के क्रेस्ट पे। और बहुत सारी चीज़ें, और ये जो है तो ये हमारा क्या है, ये स्लोप एंगल है, जो कि ओवरऑल स्लोप एंगल जिसे हम कहते हैं। ठीक है, बेंचेस का भी कुछ स्लोप होता है जो कि रेगुलेशन में बताया गया है कितना रखना चाहिए हमें, अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग स्लोप एंगल रखने को बताया जाता है। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। हाँ, एक और चीज़, जब भी हम क्या करते हैं, बेंचेस फॉर्म करते हैं, तो बेंचेस में हमारा जो सरफेस होता है वो क्या होता है, देखिए जैसे कि ये वाला सरफेस। ठीक है, इसमें ये वाला यहाँ से मिट्टी गिर सकती है ना। तो इसको न गिरे उसके लिए हम एक एंगल मेंटेन करके चलते हैं। ठीक है, अब वो एंगल क्या होगा, कितना होगा, तो इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ रिपोज। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, है ना, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। बेसिकली आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। और जो ओपन कास्ट वर्किंग्स में यूज़ किए जाते हैं शॉवेल। ठीक है, सबसे ज़्यादा फेमस है शॉवेल डंपर कॉम्बिनेशन, जिसके बारे में हम आगे के अलग से जो वीडियोस बनेंगे उनमें पढ़ाऊँगा मैं इसके बारे में। ठीक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ओवरबर्डन है। ठीक है, जो कि मतलब ये हमारा टॉप सॉइल है, सॉरी ये पहले देख लेते हैं। तो ये टॉप सॉइल है हमारा, उसके बाद हमारा आता है ओवरबर्डन। ठीक है, उसके नीचे, और सबसे नीचे आता है हमारा कोल सीम्स। ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं, इन सब को रिमूव करने के बाद एक्सट्रैक्ट करते हैं। टॉप सॉइल को क्या करते हैं, एक जगह ले जाके हम इकट्ठा कर देते हैं कहीं पे अलग से, जहाँ पे हमारी कोल सीम नहीं होती है, ताकि हम क्या कर सकें उसको, जब भी हमारा एक्सट्रैक्शन पूरी तरह से हो जाए हमारी सीम का, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को रिक्लेम करेंगे। रिक्लेम मतलब रिक्लेमेशन, जो कि रेगुलेशन नंबर हमें 107 में दिया गया है, रिक्लेमेशन करेंगे। रिक्लेमेशन में क्या किया जाता है कि वापस से जो भी ओवरबर्डन या फिर जो भी टॉप सोइल निकाला जाता है उसको वापस से डाल दिया जाता है। अब ये देखिए यहाँ पे तो एक बड़ा सा गड्ढा हो जाएगा। अब इस गड्ढे को क्या करते हैं, वापस से भरने की कोशिश करते हैं। तो ओवरबर्डन इसमें लगातार डालते जाते हैं, और जब पूरा काम हो जाता है तो फिर वापस से टॉप सॉइल को बिछा दिया जाता है इसके ऊपर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ये देखिए ये पाइल, स्पॉइल पाइल लगा हुआ है। ठीक है, ओवरबर्डन का, इसको बोलते हैं स्पॉइल पाइल। किस तरीके से ये काम करता है, ये सारी चीज़ें आप ओपन कास्ट माइंस में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, पहला रेगुलेशन 104 इस चैप्टर का। और इस रेगुलेशन में ये कहा जाता है कि जो ओनर, एजेंट और मैनेजर होंगे, वो जो भी हजार्ड्स होंगे, हजार्ड्स मतलब जो भी डेंजर चीज़ें होंगी हमारे माइंस में, चाहे ओपन कास्ट हो चाहे अंडरग्राउंड हो, उनको आइडेंटिफाई करना है और जितना जल्दी हो सके उनको रिमूव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, अब उसको आइडेंटिफाई करें, उस रिस्क को एसेस करें, मतलब कि मेजर करें कि आखिर वो रिस्क कितना है, उसको रिकॉर्ड करके रखें कि ये हजार्ड्स हमारी माइंस में पाए गए हैं। ठीक है, और उनका एक रिकॉर्ड बाकायदा बना के रखें, ताकि जो भी एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको इंस्पेक्शन करने में आसानी रहे कि हाँ ये हजार्ड्स हमारे माइंस में पाए जाते हैं। ओह वाह। ठीक है, उसके बाद आपको देखना क्या है,
अगला जो पॉइंट इसमें कहा जा रहा है कि अब देखिए, अब सब कुछ तो हो गया, हमने हज़ार्ड्स को आइडेंटिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसके लिए क्या बैठाया जाएगा, सेफ्टी कमेटी बैठाई जाएगी। अब सेफ्टी कमेटी का काम क्या होगा कि जो हज़ार्ड्स को रिकॉर्ड किया गया उनको एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, उसके रिस्क को, और कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे रिस्क को, और या फिर रिस्क को मिनिमाइज़ करने की कोशिश करेंगे। अगर इन तीनों में से भी एक भी चीज़ नहीं हो पाती है तो उस केस में क्या किया जाएगा, रिस्क अगर फिर भी बचा रह जाता है, इफ़ द रिस्क रिमेन्स, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि जहाँ पे मीथेन ज़्यादा पाई जाती है ना, बहुत ही ओल्ड वर्किंग एरिया है, बंद है, वहाँ से हम रिस्क को नहीं रिमूव कर सकते, तो क्या प्रोवाइड कराया जाता है, सेल्फ रेस्क्यूइंग इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को प्रोवाइड कराना है, और ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज कराने होंगे जो कि रिस्क को लगातार क्या करती रहे, मॉनिटर करती रहे। रिस्क को लगातार मॉनिटर करने के लिए हम प्रोग्राम्स वगैरह क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जो ओनर, एजेंट और मैनेजर हैं उसके क्या करेंगे, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान करके डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करेंगे। आप जब माइंस में ट्रेनिंग करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो सेफ्टी ऑफिसर होता है वो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान वगैरह क्या करता है, करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है, ठीक है। और उस डॉक्यूमेंट में उस माइंस से रिलेटेड सब कुछ रहता है, कौन कौन से उसमें हज़ार्ड्स हैं, कौन कौन सी उसमें दिक्कतें आती हैं, कैसे उनको रिमूव करेंगे, कौन कौन उससे अफेक्टेड हुआ है, कब से कब तक के लिए हुआ है, क्या क्या हमने स्टेप्स लिए हैं, क्या मेजर्स लिए हैं, क्या प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हम प्रोवाइड करा रहे हैं, क्या मतलब एवरीथिंग, सब कुछ, कौन कौन से प्रोसीजर्स, प्रैक्टिस, रिसोर्सेज, एक्टिविटीज़ क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कैसी है हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हमारी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने अपने गोल को अचीव किया कि नहीं किया, और रिव्यू किया कि नहीं किया, उसमें इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए ये सारी चीज़ें, मतलब आप समझ सकते हैं सब कुछ उसमें डाल दिया जाता है, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता है ना। तो ये होता है एक सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान जो कि सेफ्टी ऑफिसर द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। अब सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में और क्या होना चाहिए जो कि हमारे रेगुलेशन में बोला गया है, तो इसमें कहा जाता है कि पहली चीज़ तो माइंस की जो सेफ्टी और हेल्थ पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से बताई होनी चाहिए, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में हमें बताना है। दूसरी चीज़ कि प्लान को कैसे, एक प्लान हमें लिख के देना है कि उसमें प्लान को क्या करना है, हमें बताना है जो कि इन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में मदद करे, ठीक है। और किस तरीके से माइंस में हमने लोगों के अंदर ये कैपेबिलिटीज़ डेवलप कर दी हैं कि वो बहुत ही सेफ्टी के साथ इस हज़ार्ड्स को या फिर इस रिस्क को मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। उस माइंस में कौन कौन से और प्रिंसिपल हज़ार्ड्स हैं और उनका मैनेजमेंट प्लान्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी होंगी, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स वगैरह बताने होंगे, ठीक है। और इनको लगातार प्लानिंग करने के लिए हमें कमिटीज़ वगैरह बनानी होंगी ताकि इनकी रेगुलरली क्या होती रहे, प्लानिंग होती रहे, रिव्यू होता रहे, है ना। और उसमें वर्कर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है ये सारी चीज़ें बतानी है, और अगर रिव्यू किया जा रहा है और तो उसमें चेंजेस करने के लिए एक कमेटी बनानी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखना पड़ेगा जब हम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें हम ओपन कास्ट वर्किंग के बारे में पढ़ेंगे, रेगुलेशन नंबर 105, जिसमें कि ये कहा जाता है कि अगर हम ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं, मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, ठीक है, मैकेनाइज नहीं है, मैकेनाइज एक तो होता है मैनुअल ओपन कास्ट वर्किंग, एक होता है सेमी मैकेनाइज्ड और तीसरा होता है मैकेनाइज्ड, ठीक है। जो मैकेनाइज्ड होता है, देखिए अब जो मैनुअल होता है, मैनुअल में क्या किया जाता है, बेसिकली मैनुअल में वर्कर्स फील्ड पे आते हैं, डायरेक्ट वर्क करते हैं हाथ से, ठीक है, वर्कर्स उसमें पूरा का पूरा वर्किंग करते हैं, ठीक। वहीं पे अगर सेमी मैकेनाइज्ड में हम देखें तो क्या होगा, कुछ काम वर्कर्स करेंगे और कुछ काम हमारे मशीन्स के द्वारा होता है। और फुली मैकेनाइज्ड में क्या होता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम HEMM भी कहते हैं, हैवी अर्थ मूविंग मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये पूरी तरह से क्या होता है, मैकेनाइज्ड होता है, इसमें वर्कर्स का बहुत ही कम इन्वॉल्वमेंट होता है, मैन पावर का, ठीक है। तो ये आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ होता है मैकेनाइज्ड वाला, ठीक। तो इसमें ये कहा जाता है कि अगर एलुवियल सॉइल है, मोरम है, ग्रेवल है, क्ले, डेब्रिस, ये चीज़ें अगर इस टाइप के मटेरियल से अगर हमारा ग्राउंड बना हुआ है तो उस केस में जो स्लोप एंगल होगा वो एंगल
45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री के एंगल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये मटेरियल पाए जाते हैं ऐसे ग्राउंड्स में, वहाँ पे 45 डिग्री से ज़्यादा का एंगल नहीं होना चाहिए। बेंच की बात कर रहा हूँ, है ना, ये होते हैं बेंच। तो एक बेंच का जो स्लोप होगा, ये स्लोप जो होगा ये 45 डिग्री से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो बेंच होनी चाहिए, बेंच की हाइट 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और जो बेंच की विड्थ होगी वो उसके हाइट से हमेशा कम ही होनी चाहिए, उसके हाइट से हमेशा ज़्यादा ही होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। और ये कहा जाता है, देखिए अब क्या होता है कि जो सर्वेयर्स होते हैं वो बेसिकली एक पिलर छोड़ देते हैं, किस पर्पस के लिए, मेजरमेंट पर्पस के लिए। ओपन कास्ट माइंस में पिलर्स छोड़ देते हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए, क्योंकि उनको एक रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए रहता है मेजरमेंट के लिए। तो बोल रहे हैं कि उस पिलर की हाइट 2.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड अगर उसकी हाइट 1.25 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, अगर उसकी हाइट 1.25 मीटर से ज़्यादा हो जाती है, तो उस केस में हमें क्या करना है, उसके नीचे एक फाउंडेशन बनाना है। मान लीजिए हमारा पिलर है, तो उसके नीचे हम क्या बनाएंगे, एक फाउंडेशन बनाएंगे, मतलब कि एक बड़ा सा चबूतरा टाइप से बना देते हैं, और उसका जो डाया होना चाहिए 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे ये बोलता है कि अगर कोल है, ठीक है, अब देखिए हमने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा, इस टाइप के ग्राउंड्स के बारे में पढ़ा। अब अगर कोल है, ठीक है, कोयले में हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो क्या होना चाहिए, स्लोप एंगल 45 डिग्री से ज़्यादा वहाँ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा। दूसरी चीज़, जो बेंच की हाइट होनी चाहिए वो 3 मीटर से, यहाँ पे कितने थे, 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसकी विड्थ तो आप जानते हैं कितना होना चाहिए, बेंच की हाइट से हमेशा ज़्यादा ही होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। और अगर किसी हार्ड कॉम्पैक्ट ग्राउंड में हम कर रहे हैं, ठीक है, हमने एलुवियल का देखा, कोल का देखा, अब कोई हार्ड और कॉम्पैक्ट ग्राउंड है, तो वहाँ पे बेंच की हाइट कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि 1.5 और 3 मीटर से तो ज़्यादा कर ही सकते हैं। चलो इतना तो बढ़िया हुआ। आगे देखते हैं। अगर अब जो ओपन कास्ट वर्किंग है, वहाँ पे कोई भी हमें लूज स्टोन, डेब्रिस, ट्रीज, ये सब नहीं रखना है, ठीक है। जो एक्सकवेशन बेंच के साइड्स हैं, जो हमारे बेंचेस के साइड्स हैं, वहाँ पे इन जगहों पे ट्रीज नहीं होने चाहिए, लूज स्टोन नहीं होने चाहिए, डेब्रिस मतलब बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े, ये सब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कितनी दूरी तक, 3 मीटर की रेंज तक, इसके एक्सकवेशन के 3 मीटर के। अब ओपन कास्ट वर्किंग से ही बोल रहा है, अगर आपकी वर्किंग बहुत बड़ी है, ठीक है, दोनों तरफ से आ रही है वर्किंग, ये देख सकते हैं बेंचेस फॉर्म्ड है, तो माइंस के अंदर तो होने ही नहीं चाहिए, माइंस के बाहर, ठीक है, 3 मीटर तक, माइन बाउंड्री के 3 मीटर के बाहर ही ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब किसी भी पर्सन को ये अलाउ नहीं है कि वो फेस को अंडर कट करे, है ना। जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फेस है, ये हमारा फेस है, ठीक है, ये फेस होते हैं, ठीक है। अब इन फेसेस को यहाँ से कोई ना कट कर ले, ये पूरा मान लो ऐसे निकाल दिया, तो ये क्या होने लगेगा, ये वाला हिस्सा हैंग करने लगेगा, है ना, ये वाला हिस्सा। तो ये ओवर हैंगिंग ना हो, उसको ओवर हैंगिंग ना हो ऐसी जगहों पे, तो फेस को अंडरकट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है, किसी को भी परमिशन नहीं है। देखिए क्या हो सकता है, अगर ये यहाँ से निकाल लेगा तो ये गिर ना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग अगर यूज़ किया जा रहा है तो उस केस में क्या होना चाहिए, देखिए मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग का सीधा फंडा ये बोलता है कि आप पहले स्टडी करवाइए। ओनर, एजेंट या फिर मैनेजर क्या करेगा, पहले स्टडी करवाएगा माइंस की। जब माइंस की स्टडी हो जाएगी, मतलब जहाँ पे माइंस बनानी है, मैकेनाइज्ड माइंस बनानी है, उसकी स्टार्टिंग के पहले स्टडी करवाएगा कि वहाँ का कैसे कंडीशन है, वहाँ का कैसा स्लोप होगा, कैसा वहाँ का डंप यार्ड बनाएंगे, कौन कौन से साइंटिफिक, जितनी भी साइंटिफिक स्टडी है वो सारी की सारी वहाँ पे कर लेगा, उसकी प्लानिंग कर लेगा। उसके बाद उसको क्या करेगा, सबमिट करेगा ऑफिस में, ठीक है। फिर उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, अपनी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्किंग खोल सकता है। लेकिन अगर उसने नहीं किया, मान लीजिए उसने नहीं किया, तो
माइंस मतलब ये रेगुलेशन आने के, मान लीजिए अभी तक ऐसे ही काम चला रहे थे, तो जब से ये रेगुलेशन आया है इस रेगुलेशन के आने के 1 साल के भीतर उसे क्या करना है, ये सारी चीज़ें करके सबमिट करना है, ठीक है, रीजनल इंस्पेक्टर को और चीफ इंस्पेक्टर को। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और ये बोलता है जो बेंचेस की हाइट होनी चाहिए, एलुवियल सॉइल, मोरम, है ना, इन सब में भी अगर आपको लगता है, उसने साइंटिफिक स्टडी ऐसी की है कि भाई हाँ हम 3 मीटर तक ले जा सकते हैं, फिर भी 3 मीटर से ज़्यादा तो नहीं कर सकते हैं किसी भी केस में। और जो विड्थ होगी कितनी होनी चाहिए, बेंच की हाइट से 3 गुना ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, 3 गुना से ज़्यादा होनी चाहिए, इससे कम नहीं रख सकते हैं, ठीक है। अगला बोलता है बेंचेस की हाइट, ठीक है, कोल या फिर ओवरबर्डन रॉक फॉर्मेशन में कैसी होनी चाहिए। पहली चीज़ तो बेंच की हाइट, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, नॉर्मली बेंच की हाइट अगर पूछ लिया जाए आपसे कि कितनी होनी चाहिए, तो हमेशा जो डिगिंग हाइट होती है आपके सबसे बड़ी मशीन की, जो बूम हाइट होती है, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। भाई ये बेंच है, अब आपकी मशीन यहाँ है, अब उसका बूम यहाँ से इतना ही पहुँच रहा है, तो आप बड़े बड़े बेंचेस बना के करेंगे क्या? आपको तो ऐसी है मतलब चाहिए बेंच की हाइट कि आपका बूम पूरा यहाँ से यहाँ तक एक्सकवेट कर सके, ठीक है, तो बूम हाइट्स के बराबर होनी चाहिए बेंच की हाइट, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते हम, ठीक। दूसरा, और बेंच की जो विड्थ होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, जो सबसे वाइडेस्ट मशीन है आपकी माइंस में, उस वाइडेस्ट मशीन की विड्थ प्लस 2 मीटर इतनी हो सकती है बेंच की विड्थ, है ना। और जो सबसे बड़ा डंपर है, अगर डंपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है तो डंपर के विड्थ के 3 गुना होनी चाहिए, ठीक है, इतना रख सकते हैं। और या फिर इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो हमें रखना है बेंच की विड्थ, ठीक है, इनमें से जो भी ज़्यादा होगा वो हमें रखना है, ठीक है, या फिर बेंच की हाइट से ज़्यादा होता है, ये सब चीज़ें दी गई हैं। स्पॉइल बैंक्स एंड डंप्स, है ना। हाँ, इसके पहले रेगुलेशन नंबर 107 जिसमें कि रिक्लेमेशन के बारे में बताया गया, और रिक्लेमेशन के बारे में मैंने बता दिया है कि आपको उसमें क्या किया जाता है, बैक फिलिंग की जाती है सीम्स की, मतलब कि एक्सकवेट कर लिया गया है कोल सीम्स का, अब उसे हम क्या करेंगे, वापस से ओवरबर्डन डाल के बैक फिलिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेगुलेशन नंबर 108 जिसमें कि स्पॉइल बैंक्स और डंप्स के बारे में बताया गया है। स्पॉइल बैंक्स क्या होते हैं, जहाँ पे हम ओवरबर्डन को डंप करते हैं अपना, ठीक है, ऐसी जगह को स्पॉइल बैंक्स कहा जाता है। अब ओवरबर्डन को रिमूव करते समय क्या करना है, हमें टॉप सॉइल को सेपरेट करके रखना है। किसे, टॉप सॉइल को सेपरेट करके अलग से रख लेना है एक अलग ही जगह पे, ठीक है, दिखाया था ना उसमें एक अलग से जगह बना दी थी टॉप सॉइल के लिए। दूसरा क्या बोलता है, जो स्लोप होगा स्पॉइल बैंक का उसके नेचुरल एंगल ऑफ रिपोज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नेचुरली कितना होता है 37.5 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हम एंगल ऑफ रिपोज नहीं रख सकते हैं, ये चीज़ भी ध्यान में रखना है। किसके बारे में बात हो रही है, स्पॉइल बैंक, जहाँ पे ओवरबर्डन का हम स्टॉक बना रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलता है, स्पॉइल बैंक की जो हाइट होनी चाहिए 30 मीटर से ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और 30 मीटर से ज़्यादा इसलिए नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बेंचेस के फॉर्म में बना रहे हैं तो बेंचेस के फॉर्म में भी अगर बना रहे हैं तो एक बेंच की हाइट 30 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो उनका ओवरऑल स्लोप होगा, ओवरऑल स्लोप कितना होगा, 1 वर्टिकल टू 1.5 हॉरिजॉन्टल, इतना हम ओवरऑल स्लोप वहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है जो टो होना चाहिए स्पॉइल बैंक का, ठीक है, टो तो आपने देख लिया बेंच का, तो जो बेंचेस का टो होना चाहिए स्पॉइल बैंक का, या फिर हमारा ये स्पॉइल बैंक है इसका ये जो टो है ये वाला हिस्सा, ये टो कितना होना चाहिए, ये टो कैसा होना चाहिए कि मतलब ऐसी जगह पे हमें करना है स्पॉइल बैंक कि उसके 100 वो जो है तो माइंस के 100 मीटर के से दूर हो, ठीक है, 100 मीटर से ज़्यादा की दूरी पर बना होना चाहिए, ठीक है, उसका जो टो है। बाकी का हिस्सा तो वैसे भी दूर हो जाएगा अगर टो इतनी दूर रखेंगे, तो आप समझ सकते हैं, है ना। या फिर पब्लिक वर्क जो है, पब्लिक रोड है, इन सबसे इतनी दूरी मेंटेन करके रखनी है हमारे स्पॉइल बैंक्स को, क्योंकि कोई भी कभी भी जाएगा तो यार वो क्या है, एक लूज मटेरियल है, वो किसी के ऊपर गिर सकता है, डेंजर रहता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकायदा फेंसिंग करके रखना है वहाँ पे ताकि कोई अंदर ना जा सके, ठीक है। किसी भी पर्सन को टो के पास एक्टिव स्पॉइल अगर है, स्पॉइल बैंक है, मतलब कि हर वक्त उसमें मटेरियल आता ही जा रहा है, तो उस केस में भी किसी भी पर्सन को अलाउड नहीं है कि वो वहाँ पे जाए, ठीक है, उसके टो के आसपास
फटके या जो भी हो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगली बात है ट्रांसपोर्ट रूल्स। अब यहाँ से बहुत ही ईजी है, आपको उतना ज़्यादा नहीं याद करना पड़ेगा। इसमें बेसिकली ये मैनेजर के ऊपर पूरा का पूरा डाल दिया जाता है, बोलते हैं उसको कि यार तुम एक काम करो, कोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रूल्स बना के दे दो हमको, है ना। अब तुम्हारे जो ट्रांसपोर्टेशन मशीनरी है उनका साइज क्या है, कैपेसिटी क्या है, ये सारी चीज़ें और लोकल कंडीशंस वहाँ की क्या है, वो सब कुछ उसके लिए सेटिस्फैक्ट्री हैं उस मशीन के लिए कि नहीं है, ये सारी चीज़ें क्या करो, एक लिखो एक और उसकी एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास सबमिट कर दो, ठीक है। बस हो गए, ले ली बेचारी की। अगला बोलता है जो ट्रांसपोर्ट रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं उनको, जो ट्रांसपोर्ट रूल्स फ्रेम किए जा रहे हैं उनको क्या करना है, 90 डेज के अंदर, फ्रेम करने के 90 डेज के अंदर अंदर क्या करना है, सबमिट करना है या फिर एनफोर्स में लाना है, मतलब कि उसे लागू कर देना है अपनी खदान में, ठीक है, खाली नहीं बैठे रहने का। अगला बोलता है मैनेजर को क्या करना है, जो कॉपीज हैं उसकी कॉपीज हर जगह बांट देना, पूरी खदान में सबको दे दो उसकी कॉपीज, है ना, जो ट्रांसपोर्ट रूल्स उसने बनाए हैं बैठ के, ऑपरेटर को देना है, ड्राइवर को देना है, ऑफिशियल्स को देना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इनकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, मतलब कि उस रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए ताकि वर्कर्स उसको पढ़ सकें, समझ सकें, ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला चीज़ कोड ऑफ प्रैक्टिस। कोड ऑफ प्रैक्टिस भी तो वही है यार, इसमें भी कुछ डिफरेंस नहीं है। अब बोल रहा है कि आप कोई भी नया ऑपरेशन कर रहे हैं, कोई भी नई मशीनरी अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके पहले आपको कोड ऑफ प्रैक्टिस तो बनाना पड़ेगा भाई। वो मशीन ऑपरेट कैसे होगी, कैसे काम करेगी, कैसे जाएगी, कौन उसको ड्राइव करेगा, कौन नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें होंगी। उसमें मशीन का टाइप होगा, साइज होगा, कैपेसिटी होगी मशीनरी की, ये सारी चीज़ें एक कॉपी में बनाना है, लिखना है और उसको रीजनल इंस्पेक्टर को सबमिट कर देना है। अब एक वर्ड आप देखेंगे इंटर एलिया, ठीक है, इंटर एलिया, इसका मतलब क्या होता है, इंटर एलिया का मतलब होता है एमंग दी अदर्स, ठीक है। ये बेसिकली जब लॉ वगैरह बनाते हैं तो उनमें यूज़ किया जाता है एमंग दी अदर्स। तो कोड ऑफ प्रैक्टिस जो होने चाहिए बाकी लोगों में, बाकी मशीनरीज में कैसे अप्लाई होंगी, और भी बहुत सारी चीज़ें कोड ऑफ प्रैक्टिस में जो इंक्लूड करना है उसके बारे में इसमें कहा जा रहा है। क्या क्या होगा, एक तो सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हमें बतानी है उसमें, दूसरा मशीनरी की एग्जामिनेशन और टेस्टिंग कम होगी, तीसरा चीज़ बोलता है उसका नेचर ऑफ एग्जामिनेशन किस टाइप का होगा और उसे कब एग्जामिनेशन करना है उस मशीनरी का, ये टाइम पीरियड भी हमें शेड्यूल करके पहले से स्टार्टिंग में ही रख देना है। और इनके रिकॉर्ड्स को किस तरीके से मैनेज करना है और किस तरीके से रखना है, जितने भी एग्जामिनेशंस हो रहे हैं उनके रिकॉर्ड्स को किस तरीके से रखना है। सो गाइस आज के लिए इतना ही यार, बहुत पढ़ लिया आज अपन। और हाँ, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, ठीक है। और प्लीज़ मेरे वीडियो को और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग स्टूडेंट्स तक, ताकि मेरा भी मन लगा रहे यार थोड़ा वीडियोस वगैरह बनाने में, ठीक है। और आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए इसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।